गुद्दू पावर स्टेशन जो कि हमारे पाकिस्तान में पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन है, उसमें 10-12 यूनिट हैं। उनमें से एक यूनिट के अंदर फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम हुआ, और मैं कैसे चलूँ कि बिजली जो है वो 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, एक वोल्टेज, एक एम्पियरेज और तीसरी फ्रीक्वेंसी। तो जब फ्रीक्वेंसी ड्रॉप हुई तो फ्रीक्वेंसी ड्रॉप होने से सिस्टम जो है उसका पावर हाउस कोलैप्स कर गया। उसे कोलैप्स होने से उसकी एडजॉइनिंग पावर हाउस था उसने कोलैप्स हो गया। और इसकी मिसाल ऐसे दे सकते हैं कि अगर एक दीवार है 10 फुट ऊंची और 2 फुट के फासले पे एक और दीवार है 10 फुट ऊंची और 2 फुट के फासले पे एक और है, इसमें 10 दीवारें हैं। अगर पहली दीवार किसी वजह से गिर जाए दूसरी दीवार के ऊपर तो दूसरी दीवार को गिराएगी, दूसरी दीवार तीसरी को गिराएगी, तीसरी चौथी को गिराएगी। तो एग्जैक्टली यही चीज़ हुई, इसको कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। तो इसकी वजह से ये हुआ। अभी अगला बात है कि इसके इफेक्ट क्या हुए। पहले तो एक पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया पूरे मुल्क के अंदर, पूरे फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंट्री टू अदर एंड ऑफ द कंट्री देयर वाज नो बिजली। तो लोग जो हैं आम लोग बड़े परेशान हुए, इंडस्ट्री बंद हो गई, कम्युनिकेशन का सिस्टम काफ़ी इफेक्ट हुआ, एयरपोर्ट्स बंद हो गई, और सबसे अहम कि जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो भी बड़े अरसे तक जनरेटर पर नहीं चल सकती, इसलिए उनको भी ज़ाहिर उनकी एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ा होगा। तो ये एक नेशनल वाइड इट वाज क्राइसिस जो हुआ। अगला पॉइंट ये है कि इसके रीज़न क्या हैं। पहली बात है कि सिस्टम के अंदर जो बिल्ट इन चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, जो सिक्योरिटीज़ हैं, उन्होंने काम नहीं किया और सुपरविजन नहीं हुई। तो मैं ये कहूँगा कि एक तरफ में कहना चाहूँ तो इट इज़ पुअर मैनेजमेंट जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। मिसाल के तौर पे अगर पहला पावर हाउस में उस वक्त वहाँ पे सेफ्टी अरेंजमेंट इफेक्टिव होते तो वहीं पे वो कट ऑफ हो जाता और दूसरा पावर हाउस न जाता। नंबर 1। नंबर 2, ये हमारे मुल्क में एक अपोजिशन भी है और उसका काम होता है कि वो हुकूमत के मामलात पर तनकीद करे। बहरहाल हमारी अपोजिशन ये कह रही है कि जो कुछ भी हुआ ये इस हुकूमत के दौर में हुआ और इसकी जिम्मेदारी इन पर आयद होती है। एक दूसरा नुक्ता नज़र ये है कि ये काफ़ी देर से मामलात जो थे वो उनमें मरकज़ियत नहीं रही थी और उसकी वजह से ये वाक़या रूनुमा हुआ। आप क्या कहते हैं? मेरे ख्याल में पहली बात है कि हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करनी चाहिए रादर देन शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कहना कि आज से 5 साल पहले ये हो गया, 6 साल पहले ये हो गया, बात सही नहीं है। अखबार में खबर थी कि ये कहा गया कि सिस्टम में बिजली बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुई लेकिन ट्रांसमिशन जो है सिस्टम इतना इम्प्रूव नहीं हुआ। ये मफरूज़ गलत है, बिकॉज इस वक्त पाकिस्तान का जो सिस्टम है 25-30 हज़ार मेगावाट कैपेसिटी रात का वक्त था, रात के वक्त में लोड फर्दर कम हुआ। तो इसका मतलब है कि इट इज नॉट ए सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन की कैपेबिलिटी की वजह से हुआ, ये नाअहली की वजह से हुआ। ह्यूमन एलिमेंट इसके अंदर वो भी नाअहल था, उसके चेक्स एंड बैलेंस नहीं थे और टेक्निकल सिस्टम नहीं था। इस तरीके से जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन्स हैं हर साल वो फॉग और ये स्मोक की वजह से उनको धोना पड़ता है। आई एम श्योर कि उनकी मेंटेनेंस नहीं हुई। इसी तरीके से एनटीसीसी जो नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर है जो पूरे मुल्क के सिस्टम को मैनेज करता है, वहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि किसी वक्त भी वो लोड को रिड्यूस कर सकते हैं टू मेंटेन द सिस्टम। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं किया। तो आई थिंक इट्स ह्यूमन फेलियर एज वेल एज टेक्निकल फेलियर। अगला पॉइंट अहम बात है कि इस सिस्टम में एडॉकिज्म बहुत है। मिसाल के तौर पर गुद्दू पावर हाउस जो जनरेशन कंपनी है उसका चीफ एग्जीक्यूटिव एक एडॉक बेस पे है। इसके बाद एनटीडीसी जो इंतहाई अहम कंपनी है, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी, उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो भी एडॉक बेसिस पे है। इसके बाद एनपीसीसी नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर, उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है वो भी एक टेम्परेरी बेसिस के ऊपर है। इसी तरीके से जो पेप्को है विच इज सपोज टू मैनेज सवाई हाइडल की तमाम बिजली का सिस्टम, उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव है उसको ग्रेड 20 का एक अफसर है मिनिस्ट्री में जिसके बाद एडिशनल चार्ज है। इसके बाद नेपरा है जो विच इज नो वे सिमिलरली वाप्ड अप। तो मकसद कहने का ये कि दिस अक्रॉस द बोर्ड फेलियर इन मैनेजमेंट। जो सबसे बड़ा इशू है कि इस वक्त ये मैनेजमेंट का इशू है। अभी पॉइंट है कि हमें करना क्या चाहिए। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? तो मेरी समझ के मुताबिक पहले तो एक थॉर इंक्वायरी करें, इंक्वायरी थ्रू एक्सपर्ट्स, लेकिन वो एक्सपर्ट्स महकमे के ना हों। बिकॉज अगर आपने गुद्दू के इंजीनियरों को इंक्वायरी पे लगाना है या एनटीडीसी के इंजीनियरों को लगाना है या एनपीसी को लगाना है तो अपने आप को कवर करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि शुगर क्राइसिस के ऊपर इंक्वायरी हुई, वेट के ऊपर इंक्वायरी हुई, आईपीवी के ऊपर हुई, वही लोग थे, अल्टीमेटली रिजल्ट कुछ नहीं निकला। तो इस इंक्वायरी का भी कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा। तो चाहिए ये कि हम इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स मंगवाएं, बाहर से मंगवा लें एक्सपर्टीज मुल्क के अंदर मौजूद हैं ये,
لیکن تھوڑی انکوائری کریں, پتہ کریں ایگزیکٹلی وٹ وینٹ رانگ. اس کے بعد کریش بیسس کے اوپر ہیومن ایز ویل ایز ٹیکنیکل اپ گریڈیشن جو ضرورت ہے اس کو فوری طور پہ کریں. اگر ٹرانسمیشن لائن کو واشنگ کی ضرورت ہے فوری طور پہ کریں. ان میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, سسٹم کو نہیں مینیج. آخری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ 99 میں جب یہ ہوا تھا کرائسس, تو ہم نے ملک کو 3 زونز میں تقسیم کیا تھا تاکہ خدا نہ خواستہ اگر ایک زون میں ایسا مس ہیپ ہوتا ہے تو باقی 2 زون محفوظ ہیں. وہ بھی سسٹم کولیپس کر گیا, تو یہ پتہ کرنا چاہیے واٹ ہیپن ٹو دا ہول تھنگ. میں یہی سوال کرنا چاہتا تھا, اچھا ہوا آپ نے پہلے ہی بات کر دی. میں یہی کہنا چاہتا تھا کہ ایک زمانے میں جب یہ زون سسٹم تھا تو ایک زون میں اگر کوئی خرابی ہوتی تھی تو ضروری نہیں تھا کہ وہ باقی سارے پر پھیل جائے. لیکن اب یہ کیا سسٹم ہے کہ ایک پاور ہاؤس میں کوئی پرابلم ہوا تو کراچی سے لے کر اور پشاور تک اور انسٹالیشن جو ضروری ہیں اور سیکیورٹی انسٹالیشن, پاور ہاؤس اور ایئرپورٹس اور تمام کے تمام ادارے جو تھے بشمول ہمارے سیکیورٹی اداروں کے, ان کی بجلی غائب ہو گئی. یہ تو بڑی خطرناک صورتحال ہے, اور کل کو دوبارہ اگر اس طرح کی کوئی سلسلہ دہرایا جاتا ہے تو ہمیں بہت قومی سطح پر نقصان ہو سکتا ہے. میری انتہائی کنسیڈرڈ رائے یہ ہے کہ ہمیں پورے پاور سیکٹر کو ری وزٹ کرنا چاہیے. جو وابڈا بنا تھا وہ ٹینسی ریور ویلی پروجیکٹ کی ماڈل پر بنا تھا امریکہ میں, اور وہ ایک سکسیسفل ماڈل ہے. آج بھی وہ ماڈل ایک کامیابی سے چل رہا ہے. یہاں پر انفارچونیٹلی ورلڈ بینک اور دوسرے جو انٹرسٹڈ اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے پریشر میں آ کر پاکستان نے انبنڈلنگ کا پروگرام بنایا جو نہ انبنڈل ہو سکا اور نہ اس سسٹم کا سینٹرلٹی رہی. تو سسٹم کی جو اسٹرینتھ تھی وہ ختم ہو گئی اور ابھی بکرے ہر حصے بن گئے. مثال کے طور پر ایک زمانے میں وابڈا میں صرف 50 کے قریب گریڈ 20 آفیسرز تھے. آج اس انبنڈلنگ کی وجہ سے 250 سے زیادہ گریڈ 20 آفیسرز ہیں. اسی طریقے سے جو نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر وہ بڑھ گیا اور ڈیولپمنٹ کا ایکسپینڈیچر وہ کم ہو گیا. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں ریوزٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے مخصوص حالات کے مطابق ہمیں کون سا سسٹم سوٹ کرتا ہے, ہم اس کو اڈاپٹ کریں, نہ کہ ورلڈ بینک کے کسی اور کے کہنے پہ کریں. یہ بتائیے کہ وابڈا کے پر تو الگ سے. بہت شکریہ جناب جنرل ذوالفقار علی خان صاحب اور ضیاء شاہد صاحب کہ آپ نے بجلی کے بریک ڈاؤن کے حوالے سے جو صورتحال ہے اس سے ہمارے دیکھنے والوں کو آگاہ کیا. اس کے